तो स्वागत है गाइस आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज अपन पढ़ेंगे एनसीईआरटी का पार्ट 2 जिसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। ठीक है। अब इस पूरे चैप्टर को अपन लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और पूरा चैप्टर अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। ठीक है। अब आपने पिछली कक्षा में अध्ययन किया होगा कि भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद, ठीक है, भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान क्रमशः अम्ल एवं क्षारक के कारण होता है। कभी कभी अपन अचार खाते हैं, ठीक है, अचार क्या होता है, खट्टा होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अपन क्या डालते हैं, विनेगर, एसिड वगैरह ये डालते हैं ताकि वो खराब नहीं हो। तो उसमें खट्टा स्वाद किसकी वजह से होता है, अम्ल की वजह से। ठीक है। और कड़वा स्वाद किसकी वजह से होता है, क्षार। जैसे कि गलती से कभी आपके मुंह में साबुन चला गया हो तो साबुन का टेस्ट कैसा होता है, कड़वा कड़वा आता है। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, क्षारक का बना होता है। ठीक है। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित होता है तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे? ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जब अपन ज़्यादा खा लेते हैं तो अपन को क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है ना। एसिडिटी नाम तो सुना ही होगा। तो उसको एक अपन क्या बोलते हैं, अम्लता। तो उपचार क्या क्या हो सकते हैं, नींबू पानी, सिरका या बेकिंग सोडा का विलयन। ठीक है। अब ये पेट में क्या बनता है, अम्ल बनता है। ठीक है। जबकि नींबू पानी, सिरका और ये बेकिंग सोडा, ठीक है, अपन क्या करेंगे, बेकिंग सोडा लेंगे। ये क्या होता है, क्षार होता है। क्यों? ये दोनों नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, अम्ल। नींबू पानी और सिरका ये दोनों क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। और पहले पेट में तो पहले से ही अम्ल बना और अपन और अम्ल लेंगे तो हालत और बिगड़ सकती है, इसलिए अपन क्या लेते हैं, बेकिंग सोडा। ठीक है। अम्ल और क्षार क्या करते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं और पेट क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। फिर उपचार बताते समय आप किस गुणधर्म का ध्यान रखेंगे? ठीक है। अपन जानते हैं अम्ल और क्षार क्या करते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं, इसलिए अपन क्या करेंगे, बेकिंग सोडा लेंगे। ठीक है। अबे याद कीजिए कैसे हमने बिना स्वाद चखे ही खट्टे एवं कड़वे पदार्थों की जांच की थी। ठीक है। ये भी अपन ने पिछली क्लास में करा था। कि आप जानते हैं कि अम्लों का स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है, सभी जानते हैं। तथा यह क्या करते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तो इसकी एक ट्रिक याद रख लेना, ABR। ठीक है। ए से एसिड, एसिड मतलब अम्ल, बी से ब्लू मतलब नीला, और आर से लाल मतलब क्या करेगा, अम्ल क्या करेगा, नीले लिटमस को लाल में बदलेगा। ठीक है। जबकि शार्कों का स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है, एवं यह क्या करते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। क्षार क्या होता है, कड़वा होते हैं, और क्या करते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ठीक है। लिटमस क्या होता है, एक प्राकृतिक सूचक होता है। इसी प्रकार हल्दी भी एक क्या है, एक ऐसा ही सूचक है। अब आपने कभी देखा होगा कि श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी के दाग धब्बे पर जब क्षारकीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है, रंग भूरा लाल हो जाता है। ठीक है। कभी भी हल्दी वगैरह का दाग लग जाता है तो उसके ऊपर जब साबुन रगड़ते हैं ना, तब क्या होता है, भूरा लाल रंग का हो जाता है। लेकिन कपड़े को अत्यधिक जल से धोने के पश्चात वह फिर से क्या होता है, पीले रंग का हो जाता है। क्यों? क्योंकि जितना क्षार लगा होता वो सब क्या होता था, हट जाता था, वापिस वो क्या हो जाता है, पहले जैसा। अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए आप संश्लेषित सूचक, ठीक है, संश्लेषित सूचक जैसे मिथेल ऑरेंज एवं फिनोफ्थलीन का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। ये दोनों क्या होता है, संश्लेषित सूचक। ठीक है। अब इस अध्याय में हम अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है ना, इनकी अलग अलग तरह की अभिक्रिया देखेंगे। हमें जानकारी प्राप्त होगी कि अम्ल एवं क्षार कैसे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं। साथ ही दैनिक जीवन में पाई जाने वाली तथा उपयोग में आई जाने वाली बहुत सी रोचक वस्तुओं के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। ठीक है। अब क्या आप जानते हैं, ये भी है ना, हर चैप्टर के लिए आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है। ठीक है। जो थैलेफाइटा समूह के लीचन पौधे से निकाला जाता है। प्राय इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय, ठीक है, जब न तो अम्लीय होता है और न क्षारीय, तो ये कैसा होता है, बैंगनी रंग का होता है। ठीक है। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रोनियम, पेटूनिया एवं जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगून पंखुड़ियों किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को भी सूचित करती है। ठीक है। ये सब क्या होता है, प्राकृतिक सूचक जो अपन को बताते हैं इनका रंग बदल के कि ये अम्ल है या क्षारक। ठीक है। इन्हें अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी केवल सूचक भी कहते हैं। ठीक है। अब एक क्वेश्चन दिया है आपको, 3 परख नलियाँ दी गई है, इनमें से एक में आश्रित जल एवं शेष 2 में से एक में अम्लीय विलयन। ठीक है। क्या बोला, एक में आश्रित जल, 3 परख नलियाँ दी गई है, एक में आश्रित जल है, ठीक है, एवं शेष 2 में एक में से क्या है, एक में अम्ल है। ठीक है। और दूसरे में क्या है, क्षार है। क्षार को मैं बी से बताऊंगा। ठीक है। क्षार को मैं बी से बता रहा हूँ। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है
ठीक है, अपन को क्या दिया, खाली लाल लिटमस पत्र दिया। तो आप प्रत्येक परख नली में रखे गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे? ठीक है, इसमें क्या है, जल। अपन को लाल लिटमस पत्र दिया। अब अपन को पता है कि एसिड क्या करता है, अम्ल, मतलब अम्ल क्या करता है, नीले को लाल करता है। पर अपन को लाल दिया तो अपन सबसे पहले किस में डालेंगे, क्षार में डालेंगे। तो क्षार क्या करेगा, लाल लिटमस पत्र को किस में कर देगा, नीले में। ठीक है, फिर इससे जो नीला लिटमस पत्र प्राप्त हुआ उसको अपन वापस किस में डालेंगे, अम्ल वाली। ठीक है, ठीक है। तो फिर अम्ल वाली क्या करती है, नीले को लाल कर देती है। तो वापस अपन को क्या मिल जाएगा, लाल। और जो पानी में तो कोई कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अपन इसका आंसर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हम अपन क्या लेंगे, 3 परख नली लेंगे। ठीक है, और अपन लिटमस पत्र को तीनों में डालेंगे। अगर परख नली में कोई रंग मतलब लिटमस पेपर में कोई रंग बदलाव नहीं होता है तो वो क्या होगा, जल हो गया। ठीक है, पर अगर लिटमस पेपर, ठीक है, लाल से नीला हो जाता है तो वो क्या होगा, क्षार होगा। और जो नीला लिटमस पत्र अपन को प्राप्त हुआ उसको अपन वापस तीसरे में डालेंगे तो वो वापस क्या हो जाएगा, नीले से लाल, तो वो क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब अम्ल एवं क्षार के क्या है, रासायनिक गुणधर्म समझना। ठीक है, अभी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ से फॉर्मूला याद कर लो आप सारे, है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, HCl। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, H2SO4। नाइट्रिक अम्ल HNO3। एसिटिक अम्ल CH3COOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या होता है, क्षार, NaOH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, CaOH2। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड OH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। अब आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जिसके भी आगे H लगेगा, ठीक है, जिसके भी आगे H लगा हुआ होगा वो क्या होगा, अम्ल होगा। ठीक है, और जिसके भी आगे OH लगा होगा, जैसे इसके आगे OH लग रहा है तो वो क्या होगा, क्षार होगा। ये ट्रिक याद रख लेना, जिसके भी आगे H लगा होगा, भले ही एक H हो, जैसे इसमें 2 H लग रहे हैं, ये भी क्या होगा, अम्ल होगा। जबकि इन सब के पीछे क्या है, एक OH या 2 OH। ठीक है, ये सब क्या होंगे, क्षार होंगे। अब ये रंग परिवर्तन के द्वारा जो सूचक हमें बताते कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक। ठीक है, ठीक है। अब कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षार के माध्यम में भिन्न हो जाती है, इनको क्या बोलते हैं अपन, गंधीय सूचक बोलते हैं। ठीक है, अब बारीक कटी हुई प्याज तथा स्वच्छ कपड़े के टुकड़े को एक प्लास्टिक के थैले में लीजिए। थैले को कसकर बांध दीजिए तथा पूरी रात फ्रिज में रहने दीजिए। बारीक कटा हुआ प्याज लेना, उसको प्लास्टिक के थैले के अंदर एक कपड़ा डाल के रख देना है। ठीक है, अब इस कपड़े के टुकड़े का उपयोग अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए किया जा सकता है। इसमें से 2 टुकड़े लीजिए एवं उसकी गंध की जांच कीजिए। ठीक है, अब इन्हें स्वच्छ सतह पर रख उनके ऊपर एक टुकड़े पे क्या डालना है, अम्ल, और एक टुकड़े पे क्या डालना है, क्षार। ठीक है, तो अपन को जब अपन उसको बाद में गंध करेंगे तो क्या बताएगा कि इन दोनों की गंध क्या होगी, अलग अलग। तो ये क्या बताते हैं, गंधीय सूचक कहते हैं, जो अपन को गंध बदल के बताते हैं कि अम्ल है या क्षार। ठीक है, अब अपने प्रेक्षण के आधार पर वेनिला, प्याज एवं लौंग के तेल में से किसी गंधीय सूचक की तरह उपयोग किया जा सकता है। तो अपन इसका आंसर तो प्याज होगा। ठीक है, अब अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्मों को समझने के लिए आइए कुछ और क्रियाकलाप करते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे अम्ल और क्षार धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो एक परख नली में क्या लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, H2SO4। ठीक है, उसका सूत्र क्या होता है, H2SO4। और क्या लिया, दानेदार जिंक प्लस अपन ने क्या लिया, जिंक। ठीक है, अब इसका एक सूत्र है, अम्ल प्लस धातु क्या बनाएगा, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। आइए इसको नीचे देखते हैं अपन। ठीक है, ये तनु पे क्या था, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, और यहाँ पे क्या था, दानेदार जिंक। ठीक है, अंदर क्या बनेगी, लवण, किसका बनेगा, जिंक सल्फेट का। ठीक है, अंदर किसका लवण बनेगा, जिंक सल्फेट। और जो निकल रही है ये क्या है, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले। तो यहाँ से कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, वो परख नली से होती हुई कहाँ जा रही, साबुन के पानी में। अब साबुन के पानी में गैस जाएगी तो वो क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनेगी। ठीक है, अब इस बुलबुले के अंदर कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इस बुलबुले के अंदर कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। जब अपन इस बुलबुले के पास मोमबत्ती लाते हैं तो कैसी आवाज़ आती है, फटफट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन होता है। ठीक है, फटफट की ध्वनि आती है, इसको ही अपन क्या बोलते हैं, पॉप टेस्ट, है ना। यही है आपका पॉप टेस्ट, एग्जाम में कभी आ जाए तो। ठीक है, पॉप टेस्ट क्या होता है, सरल भाषा में बोले तो जब हम हाइड्रोजन गैस के बुलबुले को मोमबत्ती के पास लाते हैं तो फट फट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन होता है, इसको ही अपन क्या बोलते हैं, पॉप टेस्ट। ठीक है, ध्यान दीजिए कि ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में धातु
अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित कर देती है, ठीक है, और एक यौगिक बनता है जिससे लवण कहते हैं। अम्ल प्लस धातु क्या बनेगा, लवण प्लस हाइड्रोजन। ऊपर लवण क्या बन रहा था, जिंक सल्फेट यानी ZnSO4, ठीक है, ये ऊपर लवण बन रहा था। अब पहले क्या था, अब ये धातु किसके साथ अभिक्रिया कर रही है, क्षार के साथ। यहाँ पे NaOH, यहाँ पे जिंक क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट। ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ठीक है ना, कभी कभी एग्जाम में आ जाती है। अब मैं NaOH की जगह क्या ले लेता, KOH ले लेता ना, तो भी यहाँ पे Na की जगह क्या हो गया, K हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाता, K2ZnO2, ठीक है ना। यहाँ पे Na2 की जगह क्या आ जाता, K2ZnO2, ठीक है। अब धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। अब मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या, सोडियम कार्बोनेट, ये क्या है, धातु कार्बोनेट। यहाँ पे क्या है, अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब अपन इन दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, तीन चीज़ें बनती है। एक तो बनती है लवण, एक बनता है जल, और एक क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ठीक है, कीप स्टैंड, ठीक है। अब ये यहाँ से क्या निकलती है, CO2 गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यहाँ से निकल के किस में जाती है, निकास नली और परक नली, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन रखा हुआ है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड इससे जाती है तो ये क्या हो जाता है, कड़क हो जाता है, ठीक है, सफ़ेद कलर का अवशेप बन जाता है। और अगर ज़्यादा मात्रा में करी जाए तो ये दूधिया हो जाता है, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, चूने के पानी का टेस्ट, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, चूने के पानी का टेस्ट बोलते हैं। ये याद रखना, एग्जाम में आता है कई बार, ठीक है। अब उपरोक्त क्रिया में होने वाली अभिक्रियाओं को इस प्रकार लिखा जा सकता है, ठीक है। और ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, कार्बोनेट मतलब CO3 दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, बाई कार्बोनेट क्या, HCO3। अब यहाँ पे CO3 दिख रहा है तो यहाँ पे मतलब CO2 तो बनेगी ही बनेगी। इसमें भी CO3 दिख रहा है तो यहाँ पे भी CO2 तो बनेगी बनेगी, पानी दोनों में बनेगा, ठीक है। अब Na2 और Cl क्या बनेगा, NaCl। यहाँ पे भी Na और Cl क्या बन जाएगा, NaCl, ठीक है। ये क्या है, धातु कार्बोनेट, ये क्या है, धातु बाइकार्बोनेट। इनकी अभिक्रिया क्या बनती है, लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये इसको बोलते हैं अपन चूने के पानी का टेस्ट, ठीक है। एग्जाम में कभी आ जाए तो चूने के पानी का टेस्ट क्या होता है, जब अपन उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रवाहित करते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है अपने पास श्वेत अवशेप, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। चूने के पानी का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर क्या होता है, जल में विलयनशील, ठीक है। अब चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर, ये क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप होते हैं। संगमरमर का सूत्र क्या होता है, CaCO3, जो मैंने पहले पार्ट में भी बताया था। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं, ठीक है। ये अभिक्रिया धातु कार्बोनेट क्या बनाता है, अम्ल क्या बनाता है, लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, ठीक है। अब अम्ल एवं क्षार परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। अम्ल और क्षार सबको ही पता है क्या करते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं, ठीक है। ये देखो, ये क्या है, क्षार, मैंने बताया जिसके आगे OH होगा वो क्या होगा, क्षार, और जिसके आगे H होगा वो क्या होगा, अम्ल। अम्ल और क्षार क्या बनाते हैं, लवण प्लस जल, ठीक है। ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। इसको ही अपन क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है जब अम्ल एवं क्षार, ठीक है, दोनों अभिक्रिया करके परस्पर लवण एवं जल का निर्माण करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, उदासीन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। अब अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया, ठीक है, धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। अब ये बोल रहा है क्रियाकलाप 2.7, इसमें बोला बीकर में कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CuO, कॉपर ऑक्साइड की अल्प मात्रा लेने एवं मिलाते हुए इसमें क्या करना है, धीरे धीरे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाना है। इसमें क्या मिलाएंगे, HCl मिलाएंगे। तो क्या देखना है अपन को, तो आप देखेंगे कि विलयन का रंग नीला हरित हो जाता है, ठीक है, नीला हरित हो जाता है एवं कॉपर ऑक्साइड घुल जाता है। अपन को सबको पता है कि अम्ल क्या करता है, चीज़ों को घुला देता है, तो कॉपर ऑक्साइड क्या घुल जाता है। तो विलयन का नीला हरित रंग अभिक्रिया में क्या करता है, कॉपर क्लोराइड के बनने का कारण होता है, ठीक है। अपन ने क्या डाला, CuO, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड प्लस इसके साथ क्या डाला, HCl, तो ये क्या बन जाएगा, CuCl2, ठीक है। ये बनेगा कॉपर क्लोराइड प्लस H2O बनेगा, है ना। तो क्या है, धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल क्या बनेगा, लवण प्लस जल,
ठीक है, लवण प्लस जल बनेगा। अब उपरोक्त अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखकर उसको संतुलित कीजिए। ठीक है, संतुलित भी कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे Cl का कितना है 1, यहाँ पे कितना है 2, तो इसको क्या कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे, प्लस जल बनाना तो भूल ही गए थे, यहाँ पे क्या बनेगा 1 जल बनेगा। देखो हाइड्रोजन के इधर 2, ठीक है, इधर भी 2 हो गए, ऑक्सीजन का इधर 1 इधर 1, और तांबे का कॉपर का इधर 1 और इधर 1 हो गया बराबर। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सही से, इस समीकरण को अपन थोड़ा सही से लिखेंगे। अब यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, ऊपर क्या था कॉपर ऑक्साइड प्लस क्या था HCl, ये क्या बनेगा CuCl2 प्लस H2O। ठीक है, अब इधर कॉपर का 1 है, इधर इधर भी कॉपर का 1 है, ऑक्सीजन का 1 ऑक्सीजन का 1, क्लोरीन का 1 है, इधर क्लोरीन का कितना है 2, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 2 से गुणा करना पड़ेगा। इधर हाइड्रोजन का 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया, इधर क्लोरीन का 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया, तो ये क्या हो गया संतुलित हो गया। ठीक है, अब धात्विक ऑक्साइड कौन सी होती है, अम्ल के लवण एवं जल प्रदान करते हैं, तो धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, धात्विक ऑक्साइड मतलब जो धातु की बनी होगी, जिसके ऊपर प्लस चार्ज होगा वो सब क्या बनेगी धात्विक ऑक्साइड, और जिसके ऊपर माइनस चार्ज होगा वो सब क्या बनेगी अधात्विक ऑक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड कौन सी होती है अम्लीय, और धात्विक ऑक्साइड कौन सी होती है क्षारकीय होती है। ठीक है, 2.5 में आपने कार्बन डाइऑक्साइड एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी के बीच हुई अभिक्रिया देखी। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षारक है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है। चूँकि यह क्षारक एवं अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया के समान है, अतः यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड क्या होती है अम्लीय प्रकृति की होती है। ठीक है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको एक अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अब सभी अम्ल एवं क्षारकों में क्या समानता है, अब क्या होता है अम्ल और क्षार। ठीक है, दुनिया में जितने अम्ल होंगे उन सब में क्या होगी समानता होगी, क्षार कितने होंगे उन सब में भी क्या होगी समानता है। जैसे अम्ल के आगे क्या होता है H+। ठीक है, तो सब अम्लों के आगे क्या लगा हुआ H होगा क्षार। ठीक है, सब अम्ल क्या होता है खट्टे होता है, तो दुनिया में जितने भी अम्ल होंगे वो सब क्या होंगे खट्टे होंगे, और दुनिया के जितने भी क्षार होंगे वो सब क्या होंगे कड़वे होंगे। ठीक है, अब इन दोनों में क्या समानता है। ठीक है, सभी अम्लों के समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं। ठीक है, गुणधर्मों में क्या समानता है, देखा होगी धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सभी अम्ल क्या करते हैं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। तो मैंने बोला एक अम्ल एक हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर रहा है, तो दूसरा भी क्या करेगा धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस ही उत्पन्न करेगा। ठीक है, ये सभी अम्लों में क्या होता है हाइड्रोजन होता है। ये क्रियाकलाप के माध्यम से हम जाँच करें कि हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्लीय होते हैं। ठीक है, अब है क्रियाकलाप 2.8 ग्लूकोज एल्कोहल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल आदि का विलय लेना है। ठीक है, कोर को 2 किले लगाकर कोर को 100 मिलीलीटर के बीच बीकर में रख देना है। ठीक है, इसके बाद 6 वोल्ट की बैटरी लगानी है, ये 6 वोल्ट की बैटरी लगाई और स्विच को करना है, स्विच को चालू करना है। ठीक है, बीकर में क्या करना है थोड़ा सा HCl डालकर विद्युत धारा प्रवाहित करनी है। अपन क्या देखेंगे जब अपन अम्ल डालते हैं HCl H2SO4 वगैरह वगैरह तो कितनी धारा प्रवाहित होती है, पर जब अपन ये ग्लूकोज और एल्कोहल डालते हैं, ठीक है ग्लूकोज और एल्कोहल डालते हैं, इनमें क्या होती है धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, धारा प्रवाहित क्यों होती है। ठीक है, क्योंकि जब अपन HCl डालते हैं किसके अंदर पानी के अंदर, तो ये किस में टूट जाता है, एक तो टूटता है H+ और एक टूटता है ये Cl- के अंदर। ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए क्या होता है आयनों का टूटना जरूरी होता है। ठीक है, HCl से क्या होता है HCl पानी में किस में टूटता है, एक H+ में टूटता है, एक Cl- में टूटता है। तो ये दोनों क्या करते हैं धारा को प्रवाहित करते हैं। जैसे यहाँ पे बोला अम्लों में धनायन H+ तथा ऋणायन जैसे HCl में H+ और Cl- होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है धनायन H+ है। ठीक है, इससे क्या होता है कि अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है तथा इनका गुणधर्म क्या होता है अम्लीय। मतलब अम्ल क्या करता है H+ आयन देता है और क्षार क्या देता है OH- आयन देता है। ठीक है, अब विद्युत धारा का प्रवाह अम्ल में उपस्थित इन्हीं आयनों के द्वारा होता है। अभी बताया आपको विद्युत धारा किसकी वजह से होती है, इन्हीं आयनों के प्रभाव की वजह से होती है। ठीक है, जबकि ग्लूकोज और एल्कोहल में क्या होता है ये टूटते नहीं है। तो उसका सूत्र क्या होता है C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है C6H12O6। अब ये क्या होता है आयनों में टूटता नहीं है, इसलिए क्या होती है इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है।
ठीक है। अब जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है, मैं क्रियाकलाप आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या परख नली में सोडियम क्लोराइड, ठीक है, यहाँ पे है प्रॉपर H2SO4 से भरा हुआ, ठीक है, इसको अपन अंदर डालेंगे। और यहाँ पे है एक आंध्र लिटमस पेपर, आंध्र मतलब गीला थोड़ा सा, है ना। अगर क्या होगा कि लिटमस पेपर आंध्र नहीं होगा तो क्या होगा, कुछ रंग परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्या, लिटमस पेपर अम्ल और क्षारक को बताने के लिए उसको क्या होती है, थोड़ा सा गीला करना पड़ता है। क्यों? अगर अपन गीला नहीं करेंगे तो अभी आपको बताया, जो धनायन और ऋणायन होते हैं जैसे प्लस वाला और माइनस वाला, उसमें टूटते नहीं है ना। तो इसलिए क्या करना पड़ता है, इसको थोड़ा गीला करना पड़ता है लिटमस को। तो एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है कि लिटमस पेपर को गीला क्यों करते हैं, क्यों? क्योंकि गीला करने से क्या होता है, अम्ल किस में टूटता है, उसके आयनों में टूट जाता है ना। इसलिए अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा गीला करते हैं। ठीक है। अभी यहाँ पे यही बोल रहा है, सूखे तथा सूखे तथा नम नीले लिटमस पेपर पर जांच कीजिए। सूखे में क्या होगा, कोई रंग परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वह आयनों में नहीं टूटेगा। तथा नीले लिटमस पेपर में क्या होगा, रंग परिवर्तन होगा, है ना। किसका रंग परिवर्तन होता है? गीले लिटमस पेपर का। ठीक है। अब इस प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि जल की उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है। जल की अनुपस्थिति में H+ आयन पृथक नहीं हो सकते। पृथक मतलब टूटते नहीं है ना। तो HCl + H2 क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन H3O+, इसको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। अब H+ और H2O ये क्या बनता है, हाइड्रोनियम आयन बनता है ना। अब क्षार को पानी में डालने में वो किस में टूटता है, Na+ और OH- बताया था। अम्ल किस में टूटेगा, H+। क्षार किस में टूटेगा, OH- में, है ना। जैसे MgOH2 ये किस में टूटेगा, 2 OH- में। क्या क्षार क्या करता है, जल में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। अब ये जल में घुलनशील क्षारक को क्या बोलते हैं, क्षार कहते हैं। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, ठीक है ना। सभी क्षारक क्या होता है, जल में घुलनशील नहीं होते। जल में घुलनशील क्षारक को अपन क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। इनका स्पर्श क्या होता है, साबुन की तरह स्वाद कड़वा होता है तथा प्रकृति संक्षारक होती है। ठीक है। इन्हें कभी छूना या चखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है, हानिकारक होता है। अब ये अपन ने पढ़ा था, अम्ल और क्षारक लवण प्लस जल कहाँ से बनता है, ठीक है, लवण और जल बनाता है। अब ये लवण कहाँ से बनता है, वो तो अम्ल और क्षारक से बनता है, ठीक है। अब ये जल कैसे बनता है, देखो, अम्ल क्या देता है, H+, क्षार क्या देता है, OH-। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को जोड़ने की कोशिश करता हूँ। मैंने बोला H+OH, इन दोनों को अपन जोड़ते हैं, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने से क्या बनेगा, H2 कहाँ से आया, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, और एक ऑक्सीजन यहाँ से आया, तो ये क्या बन जाएगा, H2O। तो पानी कहाँ से मिलता है, यहाँ से मिलता है अपन को। अब ये चीज़ बोल रखी है, अम्ल क्या होता है, बहुत खतरनाक होते हैं। अगर गलती से कोई अम्ल आपके हाथ पे गिर जाए तो ये क्या हो सकता है, आपके हाथ को जला भी सकता है, ठीक है। इसलिए अपन को क्या करना चाहिए, ध्यान से रखना चाहिए। क्रियाकलाप 2.10, ये क्या बेटा, 10 मिलीलीटर जल लेना है। इसमें क्या मिलाना है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाना है, ठीक है। बीकर के आधार को स्पर्श कीजिए। जब अपन क्या होता है, अम्ल, ठीक है, यहाँ पे क्या है, जल लिया, इसके अंदर अगर अपन अम्ल मिलाते तो ये क्या होता है, बीकर बहुत गरम गरम हो जाता है साइड से। क्यों होता है, क्योंकि अम्ल और जल की अभिक्रिया क्या होती है, अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है ना। ऊष्माक्षेपी होती है मतलब बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकालती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, साइड में गर्म हो सकता है। और ज़्यादा अम्ल मिला दिया तो क्या होगी, ज़्यादा ऊर्जा निकालेगी, और ये क्या होगा, कांच का बर्तन टूट भी सकता है। इसलिए हमेशा क्या करते हैं, आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है। इसका कारण, जल में अम्ल या क्षारक को घुलने की प्रक्रिया क्या होती है, अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या होती है, अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। क्या बोला, अम्ल को, ठीक है, अम्ल को धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए, मतलब अम्ल को किस में मिलाना है, जल में, ठीक है ना। अम्ल को जल में मिलाना है, ठीक है। जल को अम्ल में नहीं मिलाना है, अम्ल को किस में मिलाना है, जल में, ठीक है। उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रित अस्फीलित होकर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में बहुत बार आता है कि अम्ल को जी जल में क्यों मिलाते हैं और जल को अम्ल में क्यों नहीं मिलाते, इसका रीज़न ये रहा। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उत्पन्न किया जा रहा कांच का पात्र टूट भी सकता है, जो मैंने अभी आपको पहले बताया, ठीक है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का केन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल पर चेतावनी के चिन्ह पर ध्यान दीजिए, है ना। क्या होती है, चेतावनी लिखी हुई होती है कांच की बोतल, कभी आपने ध्यान से देखी हो, ठीक है। अब जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ या OH- के प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं अपन, तनुकरण। अब क्या होता है, अम्ल में उपस्थित
कोई OH माइनस आयन या हाइड्रोनियम आयन है, ठीक है। जब अपन पानी डालते हैं तो उसकी सांद्रता, मतलब मैं आपको सांद्रता क्या होती है, जैसे आपके पास कोई परख है, कोई डब्बा है, ठीक है, कांच का, इसके अंदर आपने क्या डाल रखा है, ये थोड़ा सा अम्ल डाल रखा है, अम्ल, ठीक है, ये थोड़ा अपन ने अम्ल डाल रखा है, इसके अंदर क्या, ये हाइड्रोनियम आयन यहाँ पे। जब अपन पानी डालेंगे, ठीक है, जब अपन ने इतना पानी डाल दिया तो क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से हट के इस जगह आ जाएगा। तो क्या होगा, प्रति इकाई में हाइड्रोनियम आयन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसको ही अपन क्या बोलते हैं, तनुकरण, ठीक है। इसी चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, तनुकरण। अब ये जो प्रश्न है इसके उत्तर आपको एक अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होता है, इनकी प्रबलता को कैसे नापते हैं। जो अम्ल ज़्यादा H+ देगा, ठीक है, जो अम्ल ज़्यादा H+ आयन देगा वो क्या होगा, प्रबल अम्ल। और जो क्षार ज़्यादा OH माइनस आयन देगा, ठीक है, OH माइनस आयन देगा वो क्या होगा, प्रबल क्षार, ठीक है। हमने H+ तथा OH माइनस आयनों के विलयनों की सांद्रता कम होना तथा तनुकरण के बारे में पढ़ा था, ठीक है। इसको जानने के लिए हम सार्वत्रिक सूचक, जो अनेक सूचकों का मिश्रण होता है, का उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। सार्वत्रिक सूचक क्या होता है, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता की विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। तो इसको अपन किससे बनाते हैं, pH स्केल, ठीक है। अम्ल एवं क्षार की प्रबलता को किससे बनाते हैं अपन, pH स्केल। P से याद रखना पावर, ठीक है, P से याद रखना पावर मतलब शक्ति, H से याद रखना हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ठीक है। P मतलब शक्ति और H से आ गया हाइड्रोनियम आयन, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को नापने वाले को क्या कहते हैं अपन, pH स्केल, ठीक है। उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया जिसको अपन क्या बोलते हैं, pH स्केल, ठीक है। pH का अर्थ क्या होता है, P का अर्थ क्या होता है, शक्ति। pH स्केल कहाँ से चालू होता है, शून्य, ठीक है। तीन चीज़ होती है इसमें, 0, 7, 14, ठीक है। शून्य वाला क्या होता है, अधिक अम्लीय। 7 वाला क्या होता है, उदासीन, न तो अम्ल होगा न क्षार। और 14 वाला क्या होगा, अधिक क्षारीय, ठीक है। अधिक अम्लता कहाँ से बताएगी, शून्य से। जैसे 7 से नीचे चलेगा तो क्या होगा, अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी, जबकि 7 पे क्या होगा, उदासीन। और 7 से 14 से बढ़े चलेगा तो क्षारीय प्रकृति बढ़ेगी, है ना। 14 क्या होगा, अधिक क्षारीय। साधारण भाषा में pH एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो किसी विलयन की अम्लता अथवा क्षारीयता को दर्शाती है, ठीक है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी pH उतना ही कम होगा। जितना ज़्यादा H+ आयन होगा उतना ही pH क्या होगा, कम होगा। और जितना ज़्यादा OH माइनस आयन होगा उतना ही pH क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। किसी विलयन में pH का मान 7 से कम होगा तो ये क्या होगा, अम्लीय विलयन। एवं pH का मान 7 से 14 तक बढ़ता है तो एक विलयन क्या होगा, OH की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है, ठीक है। 7 से कम होगा तो क्या होगा, अम्लीय में वृद्धि। और 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीयता में वृद्धि, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद करनी है। जटा रस का pH कितना होता है, 1.2। नींबू का रस का pH कितना होता है, 2.2। शुद्ध जल का pH 7 है। रक्त का pH कितना होता है, 7.4। अगर एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आ जाता है। मिल्क और मैग्नीशिया का pH 10। सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH कितना होता है, 14। अब अम्ल तथा क्षारक की शक्ति विलयन में क्रमश H+ आयन तथा OH माइनस आयन की संख्या पर निर्भर करती है। यदि हम समान सांद्रता के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एसिटिक अम्ल जैसे 1 मोलर विलयन लेते हैं तो ये क्या होता है, विभिन्न मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने को हम लेंगे प्रबल अम्ल, ठीक है। जबकि कम H+ आयन उत्पन्न करने वाले को अपन क्या बोलेंगे, दुर्बल अम्ल, जो मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। अब इसके आगे का पार्ट अपन क्या करेंगे, पार्ट 2 में कवर। अब इसके आगे का हिस्सा अपन पार्ट 2 में कवर करेंगे, है ना। थैंक यू। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें अगर वीडियो अच्छी